हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आज की इस वीडियो हम लोग 6 जनवरी 2025 को पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए थे यूजीसी नेट में, उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के पीवाईक्यू का पार्ट 10 वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटेक्शंस ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर्स ऑफ माइनॉरिटीज हैव बीन गारंटीड थ्रू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंतर्गत माइनॉरिटीज के लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को और कल्चर्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल नंबर 29 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 में जो है तो माइनॉरिटीज के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी गई है। करेक्ट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, आपको अरेंज करने के लिए दिया गया था, कुछ पोजीशंस ऑफ डिग्निटरीज को दिया गया था यहाँ पर, जैसा कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में दिया गया है। तो आपको इसको अरेंज करना है हायर से लोअर पोजीशंस में। ऑप्शंस में आपको दिया हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, वाइस चेयरमैन पर्सन नीति आयोग को और होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन को। तो यहाँ पर जो टेबल दिया गया है उनमें से सबसे ऊपर आते हैं वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के, उसके बाद आपके आएंगे होल्डर्स ऑफ भारत रत्न आएंगे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आपके आएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आपके आएंगे डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के हैं, और अटॉर्नी जनरल यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें पांचवें नंबर पे आएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड नंबर हो जाएगा, डी ई ए बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के सबसे ऊपर हैं, होल्डर्स ऑफ भारत रत्न सेकंड नंबर पे, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थर्ड पे, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के फोर्थ पे और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 5 पे, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से। अगर आप कंप्लीट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया देखना चाहते हैं तो विकिपीडिया के ये आर्टिकल्स में विजिट कर सकते हैं, वहां पर आपको कंप्लीट लिस्ट दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the 52nd Constitutional Amendment Act, which provide for the disqualifications of the member of parliament and the state legislature on the grounds of defections from one political party to another, was enacted। तो जो डिफेक्शंस का कानून है वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने में वो किस वर्ष लागू हुआ था, आपको ये बताना है, जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनाया गया था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर लागू होता है और स्टेट जो लेजिस्लेचर होते हैं उन पर लागू होता है। ये इनेक्ट होता है 1985 में। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस एज पर देयर इंक्लूजन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या प्रोविजंस दिए गए हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस ऑर्डर में ऐड किए गए हैं या इंक्लूड किए गए हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली के जो प्रोविजंस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के द्वारा, ये 1991 में किया गया था। प्रमोशंस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था 2011 में। प्रीवी पर्स एबोलिश किया गया था 1971 में। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन्स इन लेजिस्लेचर में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशंस का जो रिजर्वेशन दिया गया था, ये दिया गया था 2023 में, हाल ही में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट दिया था, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर्स नहीं बनाए जा सकते। ये जो प्रोविजन ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 2003 में ऐड किया गया था। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सबसे पहले आपका सी नंबर आएगा प्रीवी पर्स, फिर उसके बाद आपका ए आएगा, सी ए आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा और फिर लास्ट में डी आएगा। तो यहाँ पर आपका सी ए ई, सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है, सबसे पहले सी आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद आपका ई आ रहा है।
यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा, उसके बाद बी डी। ठीक, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रीवी पर्स एबोलिश होता है 1971 में। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली की बात की जाए तो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1991 में प्रोविजंस दिया जाता है। 15% का जो लिमिट किया गया था मिनिस्टर्स का, वो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत किया गया था। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 9 में। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा ऐड किया गया था। और महिलाओं को लेजिस्लेचर्स में जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया गया, मतलब एक प्रकार से रिजर्वेशन दिया गया, वो 103th अमेंडमेंट एक्ट यानी 2023 में जो हुआ है उसके द्वारा दिया गया। अभी इसको लागू नहीं किया गया है। ये कब इंप्लीमेंट होगा? जब इसके बाद इस एक्ट के आने के बाद फर्स्ट जो सेंसस होगा उसके बाद ही ये जो तो लागू होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द कमेटीज ऑन पंचायती राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम से संबंधित कुछ आपको कमेटीज दी गई हैं, आपको इसको किस क्रम में ये फॉर्म हुई हैं उसके आधार पे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनती है। ठीक, जीवी के राव कमेटी की बात की जाए तो 1985 में आती है। अशोक मेहता कमेटी 1977 में गठित की जाती है। एल एम सिंघवी कमेटी आपकी 1986 में गठित की जाती है। और पी के थंगन कमेटी की बात की जाए तो 1989 में गठित की जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल आ जाएगा ACBD यानी सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1978, जीवी के राव कमेटी 1985 में होती है, एल एम सिंघवी 1986 और पी के थुंगन कमेटी आपकी 1989 में गठित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट हैज बीन गारंटीड थ्रू विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट में दिया जाता है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत गारंटी दी गई है इसको? तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो 16 है उसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्टिकल 16 यहाँ पर। ठीक, तो आर्टिकल 16 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गारंटी देता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज का इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। इसमें कहा गया है कि स्टेट किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा किसी भी सिटीजन्स के साथ बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस इन एनी ऑफ देम रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस एंड अंडर। लेकिन इसी में जो सब क्लाज है उसमें यह भी दिया गया है, इंश्योर किया गया है कि सभी सिटीजन्स को जितने भी कैटेगरी के हैं उनको सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ठीक, सभी को अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर देयर एलोकेशंस ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में किस ऑर्डर में सीट का एलोकेशंस किया गया है नंबर ऑफ सीट्स के आधार पे आपको इन राज्यों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक, तो पहला है कर्नाटका यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट मिलती है आपको तमिलनाडु के 18, बिहार को आपको 18 सीट तमिलनाडु के पास है, बिहार के पास को 16 सीट दिया गया है, कर्नाटका को 12 सीट दिया गया है, केरल को 9 और असम को 7 सीट्स। ठीक, तो आपका करेक्ट जो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले तमिलनाडु आएगा यानी 18 सीट्स, सी नंबर आपका ऑप्शन आएगा, उसके बाद ई आएगा CEA DB यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु को 18 सीट्स है, बिहार की 16 सीट है, कर्नाटका की 12 सीट है, केरला की 9 सीट है और आसाम की 7 सीट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था अरेंज करने को कुछ स्टेट्स को उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन के आधार पे आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। मणिपुर को स्टेट का जो दर्जा दिया जाता है वो 1972 में दिया जाता है। सिक्किम को स्टेट का दर्जा 1975 में दिया जाता है। तेलंगाना को स्टेट का दर्जा 2014 में दिया जाता है। झारखंड 2000 में स्टेट्स बनता है और अरुणाचल प्रदेश 1987 में इसको स्टेट्स का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा सबसे पहले आपका ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद आपका डी आता है, फिर सबसे लास्ट में सी आएगा यानी ABEDC यानी थर्ड नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जा रहा है। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 में दिया गया था स्टेटहुड का दर्जा, ठीक, राज्य का दर्जा। इसी प्रकार मई 16 1975 में सिक्किम को, जून 2 2014 में तेलंगाना को, नवंबर 15 2000 में झारखंड को और अरुणाचल प्रदेश को फरवरी 20 1987 में स्टेट्स का दर्जा दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन था सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम कम्युनिटी वाज प्रोवाइडेड बाय, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा जो है तो दिया गया था। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके तहत मुस्लिमों को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था पहली बार, ठीक, जिसको कम्युनल एक्ट के रूप में भी जाना जाता था। 1909 यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक। इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर सेपरेट जो है तो इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जहां पर जो उनके कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे उनके कम्युनिटी के लोग ही उनको वोट देंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन, इलाहाबाद हाई कोर्ट किस ईयर इस्टेब्लिश हुआ था? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 1866 में जो है तो इस्टेब्लिश हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें से आता है, ठीक, जिसकी स्थापना 1866 में होती है। अब इलाहाबाद किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज, लेकिन कोर्ट जो है तो हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज इंटेंड फॉर, तो जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो किस लिए आया था? तो वो अर्बन लोकल बॉडीज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आया था, यानी नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आया था। इसी पर पंचायती राज के बारे में पूछा गया तो वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आया था, यानी रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 73rd था और 74th जो है तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्बन लोकल बॉडी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट एक्ट आता है वो 1992 में आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? इमरजेंसी पावर्स रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हैज बीन टेकन फ्रॉम, तो जो इमरजेंसी पावर है फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वो लिया गया है वीमर के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किस कंट्री से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके कॉन्स्टिट्यूशन को वीमर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट, तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स को आपको आइडेंटिफाई बताना करना है और कौन कौन से हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करके करेक्ट बताना है कोड, ठीक। यहाँ पर दिया गया है पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का यूनियन है, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और इसको यूनियन ने बनाया है इन स्टेट्स को, ना कि स्टेट्स ने बनाया है। बल्कि अमेरिका में क्या हुआ है, वहां पर अमेरिका में स्टेट्स जो है तो मिल के यूनियन को बनाते हैं, यहाँ यूनियन बनाता है स्टेट्स को, ठीक। तो पहला फीचर सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द लैंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे सुप्रीम लॉ है इंडिया का, ठीक। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बी नंबर ऑप्शन भी। द लेजिस्लेटिव पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो जो लेजिस्लेटिव पावर है कानून कैसे बनेगा, वो सेंटर और स्टेट्स के बीच सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है। 3 लिस्ट बनाई गई है जिसको 7th शेड्यूल में रखा गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में दोनों को शक्ति रहती है, लेकिन सेंटर की यूनियन की जो लिस्ट होती है उसमें यूनियन कानून बनाता है और जो स्टेट्स की लिस्ट होती है उसमें स्टेट कानून बनाता है। तो सी भी यहाँ पर करेक्ट है और तीनों जो तो फेडरल फीचर्स की बात करते हैं। द रेसिड्यूरी पावर्स आर रिजर्व टू द स्टेट, जितनी रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर यानी ऐसे बेस है जो ना तो सेंटर स्टेट ना यूनियन की लिस्ट में मेंशन है, ना स्टेट की लिस्ट में, ना कंकरेंट लिस्ट में, उनको रेसिड्यूरी पावर कहा जाता है और ये रिजर्व की गई है स्टेट के लिए। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बल्कि ये इनकरेक्ट है, बल्कि ये रिजर्व किसके लिए की गई है? ये यूनियन के लिए रेसिड्यूरी पावर रिजर्व की गई है, ना कि स्टेट के लिए। तो यहाँ पर डी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ऑल स्टेट हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, सभी स्टेट को राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन क्या दिया गया है? नहीं दिया गया है। यहाँ जनसंख्या के आधार पर राज्यों को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ए बी सी स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं, यानी सेकंड नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा, ठीक। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड नंबर ऑप्शन ए बी सी, यानी इंडिया क्या है? यूनियन है स्टेट्स का, ये फेडरल फीचर्स को दिखाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है,
इंडिया का, ये भी फेडरल फीचर्स को दिखाता है, और लेजिस्लेटिव पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है सेंटर और स्टेट्स के बीच, ये भी फेडरल फीचर्स को दिखाता है। ठीक, लेकिन रेसिड्यूरी पावर स्टेट के पास रिजर्व नहीं है, बल्कि ये सेंटर के पास रिजर्व है, और जो यूनिटरी को दिखाता है, ना कि फेडरल फीचर्स को दिखाता है, और सभी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन बारोड फ्रॉम। जो कंकरेंट लिस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन या ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन? यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कंकरेंट लिस्ट जो लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच एक्ट प्रोवाइड दैट द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। तो इनमें से कौन सा एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि जो राज्यसभा के मेंबर होंगे उनका जो टाइम पीरियड्स होगा, टर्म ऑफ ऑफिस होगा, वो 6 ईयर्स के लिए होगा? ये आता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा, यानी फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से जितने भी क्वेश्चंस 6 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट एग्जाम्स में आए हुए थे पॉलिटिकल साइंस के, उन सभी को हमने कवर करने की कोशिश की। यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ सभी स्टडी मटेरियल्स की पीडीएफ और डेली एमसीक्यूज भी कराए जाते हैं, जिससे आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।